O89 हिंदी अध्याय 441 राहेल। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। रेचल अकेली नहीं थी, उसके बगल में एक और युवक था जो रेचल की ही तरह उम्र का था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति रेचल से थोड़ी कमजोर थी। वह उससे लगभग 1 साल बड़ा लग रहा था और उसका शरीर गठीला था और चेहरा भी सुंदर था। ये दोनों हम तीनों से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वे एस क्लास गिल्ड के सामान्य नौसिखियों से कहीं अधिक मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जिन्हें ये भाग्यशाली अवसर मिला है। मिशेल, मैं रेचल और लियो हूँ। रेचल और लियो, यह माइकल है, मेरा साथी जिसके बारे में मैंने बात की थी। सोफिया ने परिचय कराया। आप थोड़े परिचित लगते हैं, क्या मैं आपको कहीं से जानती हूँ? रेचल ने मुझसे पूछा और ध्यान से मेरी ओर देखते हुए ये याद करने की कोशिश की कि वह कहाँ से आई थी। 2 साल पहले आप ग्रीन हिल्स में अंतरिक्ष क्षेत्र से हमारे बचाव अभियान की नेता थी। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा कि उसने मुझे सबसे अधिक कहाँ देखा था। ग्रीन हिल्स में खुला क्षेत्र ही एकमात्र स्थान नहीं है जिसे उसने देखा था। हम कई बार एक दूसरे से मिले थे, खासकर जब मैं जिल और उसके भाई विलियम के साथ था, लेकिन उस समय मैं इतना कमजोर था कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। ओह, इसीलिए तो तुम मुझे इतने परिचित लग रहे थे, रेचल ने कहा। उसे अभी भी मेरी याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसे उस घटना के बारे में बताया तो उसकी नज़रों में मेरा महत्व थोड़ा कम हो गया। शायद वह ये सोच रही थी कि जिस कमज़ोर बच्चे को उसने 2 साल पहले बचाया था, वह उसके जितना मजबूत कैसे हो सकता है। ये देखकर मुझे बहुत परवाह थी, क्योंकि वह जल्द ही मेरी असली शक्ति को पहचान लेगी और स्वयं ही इस एहसास तक पहुंच जाएगी। चलो जल्दी से रजिस्टर करते हैं, हमारे पास 2 और गिल्ड रजिस्टर करने के लिए होंगे, सोफिया ने कहा, और हम सभी ने सिल्वर बटरफ्लाई में प्रवेश करने के लिए सिर हिलाया। जैसे ही मैं गिल्ड के अंदर दाखिल हुआ, मुझे कुछ अजीब सी निगाहें मिली। मैं कुछ सेकंड के लिए उलझन में पड़ गया, इससे पहले कि मैं इसका कारण समझ पाता। इसका कारण ये था कि सिल्वर बटरफ्लाई केवल महिलाओं का गिल्ड था, केवल महिलाएं ही इसकी सदस्य हो सकती थीं, इसलिए गिल्ड के अंदर पुरुषों को देखना काफी अजीब था। पंजीकरण प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई और उसके बाद हमने होवरकार का ऑर्डर दिया और ब्लैक क्लाउड पर गए, और पंजीकरण पूरा करने के बाद हम अंततः अपने गिल्ड में गए। ये बहुत अच्छा होता यदि यह पंजीकरण दूरस्थ रूप से किया जा सकता, क्योंकि हमें गिल्ड में मैन्युअल रूप से जाना पड़ता, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं किया जा रहा है और अब हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर रहे हैं। जल्द ही हमने पंजीकरण करवाया और अपनी सबसे तेज गति से शहर के फाटकों की ओर चल पड़े। पंजीकरण में हम पहले ही लगभग 1 घंटा बर्बाद कर चुके थे, अब हमें अपनी गति बढ़ाकर इसकी भरपाई करनी होगी। यह अच्छी बात है कि हमारी टीम में कोई भी धीमा नहीं था और हमने कुछ ही मिनटों में चौकी के गेट पार कर लिए। हम ब्लैक ग्रास प्रेरी जा रहे हैं, ये बात तो सभी जानते हैं ना? सोफिया ने गेट पार करते हुए पूछा। हाँ, सभी ने एक स्वर में कहा। ब्लैक ग्रास प्रेरी सबसे बड़ा मध्यस्तरीय शिकार मैदान है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 10 से 15 सामान्य मध्य स्तरीय शिकार मैदान बनाए जा सकते हैं। यह न केवल सबसे बड़ा शिकारगाह है, बल्कि सबसे खतरनाक भी है, लेकिन इसके बहुत बड़े आकार के कारण इसके अंदर का सारा क्षेत्र खतरनाक नहीं है। कुछ क्षेत्र सबसे कम खतरनाक मध्य स्तरीय शिकारगाह के बराबर हैं। काली घास के कारण ये क्षेत्र इतना बड़ा है, क्योंकि यह महाद्वीप का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां काली घास मौजूद है, और काली घास से ढका पूरा क्षेत्र काली घास के शिकार के लिए प्रेरी क्षेत्र बना हुआ है। सोफिया ने कहा, आज हम जिस क्षेत्र में शिकार कर रहे हैं वहां खतरा मध्यम है। अपने सभी सदस्यों की क्षमताओं का परीक्षण करने के बाद ही हम शिकार के लिए अगले क्षेत्र पर निर्णय लेंगे। उसने जो कहा वह सही है। वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम के किसी भी सदस्य में मेरी तरह युद्ध क्षमता को मापने की क्षमता है। इसलिए केवल उनके युद्ध स्कोर और यहां तक कि टीम वर्क के आधार पर अज्ञात टीममेट की क्षमताओं तक सटीक रूप से पहुंचना काफी मुश्किल है। हमें इस मध्यम स्थिति में कम से कम 2 दिन तक शिकार करना चाहिए, तभी हम अपने साथियों की क्षमताओं के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त कर सकते हैं तथा शिकार के लिए किसी भी खतरनाक क्षेत्र में जाने से पहले बुनियादी टीम वर्क विकसित कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि मेरी मूल टीम टूटेगी नहीं, ताकि हमें दोबारा नए साथियों को जानने की प्रक्रिया से गुजरना न पड़े। सोफिया ने कहा, हमारे प्रेरी पहुंचने में अभी 1 घंटे से अधिक का समय है। हमें अपनी युद्ध रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। और हमने फिर से सिर हिलाया और अपनी क्षमताओं और इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि सोफिया और रीना कौन से हथियार का उपयोग करती हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं। मुझे राहेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों के बारे में भी जानकारी थी। उसे धनुष और कृपाण पर महारत हासिल है।
लेकिन मैंने 2 साल पहले जो देखा था उसके अनुसार वह धनुष चलाने में अधिक कुशल है और कृपाण का उपयोग केवल तभी करती है जब वह अपने धनुष का उपयोग नहीं कर सकती। लियो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार काफी दिलचस्प है। वह तलवार का इस्तेमाल करता है लेकिन उसकी तलवार बाकी तलवारों से काफी अलग है। ये काफी लंबी और चौड़ी है। उसकी तलवार उससे ऊंची है और रेचेल की कमर जितनी चौड़ी है। ये सही मायने में एक भारी हथियार है जो वायलेट एप्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉरहैमर के समान है। इस तरह के भारी हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़े गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि इसका एक छोटा सा झटका भी जानलेवा हो सकता है। लियो ने टोटेम आर्टिफैक्ट दिखाया था जिसका इस्तेमाल उसने किया था और कहा था कि उसने जो टोटेम आर्टिफैक्ट बनाया था वह भी उस तलवार के समान है जिसका वह इस्तेमाल करता है। क्षमताओं की शुरुआत के बाद हमने अपनी युद्ध रणनीति तय कर ली है। हम चारों, सोफिया, रेना और लियो सामने से हमला करेंगे, जबकि राहेल जो कि एक तीरंदाज है, उसके साथ पीछे से हमला करेगी और वह एक दूसरे की सीधी लड़ाई में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि जरूरत न हो। चूंकि वह तीरंदाज है जो हत्याओं की संख्या बढ़ाने में सबसे अधिक कुशल है, इसलिए राहेल को मैना क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राक्षसों को न पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ब्लैक ग्रास प्रेरी दूर नहीं है, रैना ने अपनी मधुर आवाज में कहा। जैसे ही हम काली घास के सामने खड़े हुए, जो हमसे ऊंची थी, परत का कालापन हमारे सामने दिखाई देने लगा। तैयार हो? सोफिया ने पूछा, जबकि हम सभी हाँ कह रहे थे। सोफिया ने हमारे सामने घास के मैदान में कदम रखा और हम उनके पीछे चले गए, जबकि राहेल अपने हाथों में धनुष लिए हमसे कुछ मीटर पीछे थी। हम अचानक रुक गए क्योंकि रैना ने अपना हाथ ऊपर उठाया। रैना के पास संवेदी क्षमता थी, इसलिए उसे स्काउट का पद दिया गया था। हत्या नियम द्वारा प्रदान की गई संवेदी क्षमता रैना से अधिक मजबूत है, लेकिन मैंने इसका खुलासा नहीं किया था। जहां तक हमारे आगे ग्रिम राक्षसों के समूह की बात है, तो मैंने उन्हें रैना से आधा मिनट पहले ही खोज लिया था। हमारे सामने 10 से 15 राक्षस हैं और चूंकि हम अभी शिकार के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वे सभी एलीट कर्नल स्तर के होने चाहिए, रैना ने कहा, और बिना कोई क्षण बर्बाद किए हम राक्षसों की ओर दौड़ पड़े। सटीक रूप से कहें तो हमसे आगे 14 ग्रिम जाति के राक्षस हैं और जैसा कि रैना ने कहा था कि वे सभी कुलीन कर्नल चरण के हैं, और यही कारण है कि हम बिना किसी परवाह के उनकी ओर दौड़े, क्योंकि हमारी वर्तमान क्षमता के साथ कुलीन कर्नल चरण में कोई जोखिम नहीं था, भले ही उनकी संख्या दोगुनी हो गई हो। जल्द ही हमने 14 ग्रिम जाति के राक्षसों को अपने आगे आते देखा और हम बिना किसी परवाह के उनकी ओर दौड़ते रहे। हमारे सामने जो ग्रिम जाति का राक्षस है वह वेयरवुल्फ है, जो सबसे आम ग्रिम राक्षस जनजातियों में से एक है और जिसके साथ लड़ाई करते हुए हम सबसे अधिक परिचित हैं। घास के बीच से आवाज सुनकर वेयरवुल्फ ने हमारी ओर देखा और उनके बदसूरत चेहरों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान उभर आए, और उनकी बदसूरत मुस्कान के पीछे छिपे अर्थ को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा चतुर होने की जरूरत नहीं थी। वे शायद ये सोच रहे होंगे कि भोजन स्वयं उनके मुंह में जा रहा है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि हम भोजन नहीं बल्कि तेज दरांती वाले फसल काटने वाले हैं जो उन्हें मार देंगे और फिर उन्हें काट लेंगे। हमें अपनी ओर आते देख उन्होंने सतर्कतापूर्वक अपनी कुलदेवता आत्मा को बुलाया और हमारी ओर छलांग लगा दी। मुझे कहना होगा कि मध्य स्तर के शिकार के मैदान में ग्रिम जाति के राक्षस निम्न स्तर के शिकार के मैदान में मौजूद मूर्खों की तुलना में थोड़े अधिक चतुर होते हैं। जब वे दुश्मनों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने से पहले अपने टोटेम स्पिरिट को बुलाते हैं, चाहे उनके दुश्मनों की ताकत कितनी भी हो। दोस्तों, इन्हें मार डालो और जल्दी लंच कर लेंगे, एक वेयरवुल्फ चिल्लाया और हम पर झपटा। मुझे ये देखकर हंसी आ गई कि उनके विचार कितने गलत हैं। मेरे और जुड़वां बच्चों के सामने तो वे अब मुर्गियों के समान हो गए हैं। मर जाओ कमजोर, हमला करने वाले वेयरवुल्फ में से एक ने मुझ पर अपने पंजे घुमाते हुए चिल्लाया। 3 वेयरवुल्फ मुझ पर हमला कर रहे हैं। सबसे मजबूत सामने से हमला कर रहा है जबकि बाकी 2 बाएं और दाएं से। ची ची ची, मैंने अपनी तलवार को आग से ढक लिया और लिखने के लिए उसे बाईं ओर घुमाया। जैसे ही मेरी तलवार संदूक की ओर खींची, उसने 3 बार हल्की ची ध्वनि उत्पन्न की। उसके बाद वह मेरी कमर के पास म्यान में वापस चली गई। थड थड थड, 3 ग्रिम राक्षस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरों पर अत्यधिक आघात लिखा हुआ था। मैंने अपने एक ही वार से तीनों वेयरवुल्फ को हरा दिया था, और मैं ही नहीं बल्कि मेरी टीम के 2 अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया था, और भी बेहतर। सोफिया और रीना ने मेरी तरह ही एक ही चाल में अपनी लड़ाई खत्म कर ली थी, बस उन्होंने 4 ग्रिम राक्षसों को हरा दिया था। मैं भी ऐसा ही कर पाता अगर मुझ पर सिर्फ 3 ग्रिम राक्षस हमला न करते। हालांकि हम में से 3 लोगों ने लड़ाई जल्दी ही समाप्त कर दी।
लेकिन हमारी टीम के 2 सदस्य अभी भी लड़ रहे हैं। लियो जिस वेयरवुल्फ से लड़ रहा था उसे उसने पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था और अब वह कुछ ही सेकंड में लड़ने में सक्षम हो जाएगा। जहां तक राहेल का प्रश्न है, वह अपनी ओर दौड़ रहे 2 वेयरवुल्फों पर बाणों की वर्षा कर रही है। उसके बाणों की शक्ति को देखते हुए ये दोनों वेयरवुल्फ उसके पास आधी दूरी तय करने से पहले ही मर जाएंगे। जिप जिप धम्मा। 10 सेकंड बाद लड़ाई खत्म हो गई। हमारी टीम को 14 कुलीन कर्नल चरण वेयरवुल्फ को खत्म करने के लिए 30 सेकंड से भी कम समय की आवश्यकता थी। अगर किसी ने 1 सप्ताह पहले मुझसे कहा होता कि मैं ये कर सकता हूं, तो मैंने उस व्यक्ति को पागल कह दिया होता और उसे बुरी तरह पीटा भी होता, लेकिन अब मैं सचमुच कुछ ऐसा करने में सक्षम हूं जो 1 सप्ताह पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। अभिजात कर्नल स्टेज ग्रिम रेस राक्षसों को खत्म करने में मुझे कम से कम 45 मिनट लगते थे, लेकिन अब उन्हें खत्म करने में केवल 4 सेकंड से भी कम समय लगता है। मुझे तो यह अनुमान लगाना था कि आप लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे यह अनुमान नहीं था कि आप इतने शक्तिशाली हैं, रेचेल ने पास आते हुए कहा। हमारे कॉम्बैट स्कोर को देखकर उसे हमारी क्षमता के बारे में बुनियादी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन कॉम्बैट स्कोर सिर्फ संख्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से शक्ति को देखता है, तो वह संख्याओं के माध्यम से देखने से भिन्न होता है। पहले उसकी नज़रों में मेरे प्रति जो सम्मान कम हो गया था, वह अब वापस आ गया और भी बढ़ गया। आप लोग वास्तव में शक्तिशाली हैं, हमें आप लोगों की बराबरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लियो ने कहा। रेना और मैं उनकी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराए, लेकिन सोफिया उन लोगों में से नहीं है जो प्रशंसा को शालीनता से लेती है, क्योंकि वह हमारी नई टीम के सदस्यों के सामने शेखी बघारने लगी। जब मैंने तुमसे कहा था कि कुलीन औपनिवेशिक मंच का राक्षस मुर्गे की तरह कमजोर है, तब तुम दोनों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, अब तुम इस पर विश्वास करते हो? सोफिया ने घमंड भरी हंसी के साथ पूछा। बेशक अब हम तुम पर विश्वास करते हैं, लियो ने कहा और सोफिया को प्रणाम करने का नाटक किया, जिससे हम सभी हंस पड़े। हमें जल्दी से मैना क्रिस्टल की कटाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, रेना ने कहा, जिस पर सभी ने सिर हिलाया और मैना क्रिस्टल की कटाई शुरू कर दी। मेरे सामने 3 ग्रिम राक्षस मरे नहीं हैं, वे सिर्फ बेहोश हैं। मैं उन्हें मार सकता था, लेकिन मैंने उन्हें अधिक क्रिस्टल की कटाई करने और अपने तत्वों की कटाई प्रयोग करने के लिए जीवित रखा था। मैंने 2 ग्रिम राक्षसों पर रूनिक डिस्क रखी, जबकि तीसरे के लिए मैंने अपनी लाल तलवार को बिंदु नरक से चार्ज किया और इसे जादू नसों के नेटवर्क के केंद्र में छोड़ दिया। ज्यादातर बार की तरह इस बार भी मैं असफल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से असफल हो गया हूं। मैं अपनी प्रगति देख सकता हूं। अगर मैं 2 महीने तक ऐसा करता रहूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एलिमेंटल मैना क्रिस्टल्स इकट्ठा करने में सफल हो जाऊंगा। तुम लोगों ने अभी क्या किया? रेचेल और लियो ने एक साथ पूछा, क्योंकि मेरी तरह बहनों ने भी ग्रिम राक्षस को जीवित रखा था ताकि वे तत्वों की कटाई का प्रयोग कर सकें। ओह, हम एलिमेंटल मैना क्रिस्टल्स की कटाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सोफिया ने जवाब दिया। ओह, मैंने सोचा था कि केवल शीर्ष स्तर के इवॉल्वर ही इसे सीख सकते हैं, रेचेल ने कहा। वह गलत नहीं है, आमतौर पर केवल शीर्ष स्तर के इवॉल्वर ही एलिमेंटल हार्वेस्टिंग जैसी चीज की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे मध्य स्तर के इवॉल्वर की तुलना में उनके पास ऊर्जा पर उच्च नियंत्रण होता है, जिससे हमारे मुकाबले उनके लिए इसे सीखना काफी आसान हो जाता है। सोफिया ने बताया, ये केवल पीक इवॉल्वर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी ऊर्जा पर उच्च नियंत्रण के कारण तत्वों की कटाई बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जबकि हमें उन्हें अधिक समय और प्रयास देना पड़ता है। तो क्या आप लोग उस चीज पर बहुत सारे मैना क्रिस्टल बर्बाद नहीं कर रहे हैं जिसे आप भविष्य में न्यूनतम प्रयासों से सीखने जा रहे हैं? रेचेल ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर पूछा। आपने जो कहा वह सही है, हम मौलिक मैना क्रिस्टल की कटाई सीखते समय ग्रिम राक्षस के बहुत सारे शरीर बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर हम इसे कुछ महीनों के भीतर सीखने में सक्षम हैं तो इसका लाभ नुकसान से अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, एक मौलिक मैना क्रिस्टल का मूल्य सामान्य मैना क्रिस्टल से 10 गुना अधिक होता है। सोफिया ने यह बात तब बताई जब उसने रूनिक डिस्क को ग्रिम राक्षस के आधे जले हुए शरीर पर रखा। इस अभ्यास में होने वाले लाभ हानि से कहीं अधिक है, रेचेल ने सोचने में व्यस्त रहते हुए धीरे से दोहराया। सोफिया ने मुझे मौलिक मैना संचयन के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। जब हम ग्रिम जाति के राक्षसों के अगले समूह का शिकार करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसे आजमाऊंगी, राहेल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। उसने संभवतः जल्दी से गणना की होगी और ये देखकर कि यह एक बहुत अच्छा विकल्प है, उसने तुरंत प्रयास करने का निर्णय लिया होगा। काश मेरे पास भी आप लोगों जैसी मौलिक क्षमताएं होती तो मैं भी इन्हें आजमाना पसंद करता, लियो ने अफसोस के साथ कहा।
हमारी टीम में 4 लोगों के पास तात्विक क्षमताएं हैं। सोफिया और मेरे पास अग्नि क्षमता है, रैना के पास बर्फ है, जबकि राहेल के पास वायु प्रकार की क्षमता है। केवल लियो के पास तात्विक क्षमता नहीं थी, या वह किसी भी तात्विक प्रकार के नियम को नहीं समझता था। आप अपने शक्ति नियम से विशेष मन क्रिस्टल भी प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको इसे प्राप्त करने के लिए हम सभी से अधिक मेहनत करनी होगी, मैंने कहा। मन क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य मन क्रिस्टल, दूसरा एलिमेंटल मन क्रिस्टल और अंतिम विशेष मन क्रिस्टल। सामान्य वे हैं जिन्हें हम नियमित रूप से रूनिक डिस्क की मदद से प्राप्त करते हैं। वह मौलिक डिस्क जिसे हम रिम जाति के राक्षस शरीर में मौलिक ऊर्जा पंप करके प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इसकी अंधकार में ऊर्जा को अंधकार में मौलिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। विशेष मन क्रिस्टल वे मन क्रिस्टल हैं जो तत्व श्रेणी से संबंधित नहीं थे। उन्हें किसी भी नियम शक्ति का उपयोग करके बनाया जा सकता है जो तत्व नियम शक्ति नहीं है, जैसे कि मेरा किलिंग रूल और लियो का स्ट्रेंथ रूल। लेकिन विशेष मैना क्रिस्टल की कटाई करना मौलिक मैना क्रिस्टल की कटाई से 10 गुना कठिन है, हालांकि उनकी कीमत भी 10 गुना अधिक है। इस कठिनाई के कारण बहुत कम मध्य स्तर के विकासकर्ता स्पेकुलिया मन क्रिस्टल की कटाई पर अपना समय बर्बाद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा था। frwebnoel.com। रहने दो, जब मैं नाइट के शिखर पर पहुंच जाऊंगा तो विशेष मैना क्रिस्टल की कटाई के बारे में सोचूंगा। लीड ने यह सुनने के बाद कहा कि विशेष मैना क्रिस्टल की कटाई करना कितना मुश्किल है। सोफिया ने कहा, चलो चलें, हमने पहले ही यहाँ काफी समय बर्बाद कर दिया है। वह सही कह रही है, हमने इस स्थान पर लगभग 15 मिनट बर्बाद किए हैं। हमें मैना क्रिस्टल की कटाई पूरी होते ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। हमने जल्दी से ग्रिम जाति के राक्षस के खोल से सभी महत्वपूर्ण चीजें निकाल ली और ब्लैक ग्रास प्रेरी में आगे बढ़ गए। हमने 10 मिनट के बाद ही ग्रिम जाति के राक्षसों की अगली टीम का सामना किया और हमने इसे 1 मिनट के भीतर समाप्त कर दिया और फिर 5 मिनट के भीतर फसल काट ली। इस लड़ाई में राहेल ने एक ग्रिम राक्षस को भी जीवित छोड़ दिया ताकि उस पर तत्वों की कटाई का प्रयोग किया जा सके। फिर भी हमें दूसरे युद्ध के मैदान को छोड़ने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। हम पागलों की तरह ग्रिम जाति के राक्षसों को मार रहे हैं और उनका शिकार कर रहे हैं। हमने ग्रिम राक्षस की जो भी टीम देखी उसे मार देंगे, चाहे टीम बड़ी हो या छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमने ग्रिम राक्षस को देखा हम उसे मार देंगे। 1 घंटे से भी कम समय में हमने 100 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मार डाला, लेकिन उनमें से एक भी मुझे मेरे अग्नि कवच का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सका, जो वास्तव में निराशाजनक था। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि एक और चीज है जो मुझे बहुत खुश कर रही है, और वह चीज है मैना क्रिस्टल्स। हम पागलों की तरह ग्रिम जाति के राक्षसों को मार रहे हैं और उन्हें पागलों की तरह काट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैना क्रिस्टल की बारिश में नहा रहा हूं, और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूं। 3 घंटे से कुछ अधिक समय में मैंने अकेले ही 3122 मन क्रिस्टल एकत्र कर लिए, जो कि पूरे दिन में एकत्र की गई क्रिस्टल की मात्रा का लगभग 2 गुना है। और हमने सुबह देर तक संग्रह किया, क्योंकि हमारे शिकार के लिए अभी आधे दिन से अधिक समय बचा हुआ था। सोफिया ने तो यहाँ तक कहा कि हम मैना क्रिस्टल में तैर रहे हैं, और मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। सोफिया ने कहा, इतनी बड़ी मात्रा में मैना क्रिस्टल इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई चुनौती नहीं है। इससे हमें अपनी ताकत बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें उस क्षेत्र में शिकार करना चाहिए जहां ब्रिगेडियर स्टेज राक्षस इकट्ठा होते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? सोफिया ने राहेल और लियो से पूछा। उसे हमसे पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि हम ठीक रहेंगे, भले ही हम उस प्रतिद्वंद्वी से लड़े जो वर्तमान में हमसे लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी से एक स्तर ऊपर है। सवाल यह है कि क्या लियो और रेचेल इस बात से सहमत होंगे। लियो और सारा ने कुछ देर तक सोचा, फिर उनके चेहरे पर दृढ़ भाव आया और उन्होंने सिर हिलाया। हम इस समय ब्लैक ग्रास प्रेरी के एक मध्यम खतरनाक क्षेत्र में हैं, जहां केवल कर्नल ही राक्षसों का शिकार करते हैं। लेकिन यदि हम पश्चिम में छोटी नदी को पार करते हैं, तो हम उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे जिसे ब्रिगेडियर ग्रिम जाति के राक्षसों का शिकार करने के लिए पसंद करते हैं। अधिकांश टीम जिसका हम सामना करेंगे, उसका नेतृत्व ब्रिगेडियर स्तर के अभिजात वर्ग द्वारा किया जाएगा, और सामान्य ब्रिगेडियर स्तर के राक्षस उसके अनुयायी होंगे। जबकि हम उन टीमों का भी सामना कर सकते हैं जिनका नेतृत्व एक सितारा अभिजात वर्ग द्वारा किया जाएगा, और अभिजात वर्ग के ब्रिगेडियर उसके अनुयायी होंगे, सोफिया ने कहा, जब उसने एक बार फिर लियो और रेचेल की ओर देखा। लियो और रेचेल की युद्ध शक्ति को देखकर मैं कह सकता हूं कि उनमें एलीट ब्रिगेडियर स्तर पर लड़ने की शक्ति है, लेकिन यदि उनका सामना 1 स्टार एलीट से होता है तो वे केवल बचाव ही कर सकते हैं।
इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन दोनों ने सोफिया की खतरनाक योजना के लिए हाँ कहा, क्योंकि यह योजना हम तीनों के लिए भी बहुत खतरनाक थी। हमने एक दूसरे की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानने और थोड़ी टीम वर्क विकसित करने के बाद परसों ब्रिगेडियर क्षेत्र में शिकार करने का फैसला किया था, लेकिन संयोग से हमें ये कुलीन कर्नल स्टेज राक्षस भी मिले थे, जिनमें से प्रत्येक को मारना था। उनसे लड़ने में कोई चुनौती नहीं थी। वे हमें मैना क्रिस्टल को तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के अलावा किसी भी काम के नहीं होंगे, लेकिन यही कारण नहीं है कि हम ग्रिम युद्ध के मैदान में आए हैं। हमारा मुख्य ध्यान मजबूत बनने पर है, और ईमानदारी से कहूं तो जब से मैंने अपने घूमने वाले कवच में सुधार किया है, मैं इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए 1 स्टार एलिट से लड़ने के लिए उत्सुक हूं। स्टार एलिट ग्रिम जाति के बीच ताकत की इकाई है, यहां तक कि एक निजी स्तर का ग्रिम जाति राक्षस भी एक स्टार एलिट बन सकता है यदि उसके पास ताकत है। मूलतः अधिकांश 1 स्टार अभिजात वर्ग ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के स्तर पर पाए जाते हैं, क्योंकि उस स्तर पर उनके पास 1 स्टार अभिजात वर्ग बनने के लिए अपेक्षित ताकत होती है, लेकिन उनके जनजाति में इसका कोई मतलब नहीं है। वे केवल सामान्य अभिजात वर्ग से थोड़ा बेहतर ही माने जाते हैं। केवल वे लोग जो लेफ्टिनेंट स्तर या उससे नीचे एक सितारा अभिजात वर्ग बन गए थे, उन्हें अपने कबीले की मान्यता प्राप्त होगी, उन वायलेट एप्स की तरह जिनसे हमने 4 दिन पहले लड़ाई की थी। वे वायलेट वानर अभी मास्टर और लेफ्टिनेंट स्तर पर थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक 1 स्टार एलीट बनने के करीब थे। वे 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद आसानी से 1 स्टार एलीट बन जाते। सोफिया ने कहा, जल्दी चलो, उस नदी तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगेंगे। ये देखकर कि लियो और रेचेल ने उसकी योजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। नदी तक पहुंचने में 2 घंटे लगने के कारण हमारे पास ब्रिगेडियर क्षेत्र में शिकार करने के लिए केवल 3 घंटे ही बचे हैं, जो बहुत कम है। हमने सिर हिलाया और काली घास के बीच से आगे बढ़ने लगे। हम हवा में चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा करना आत्महत्या के समान होगा, इसलिए हम केवल घास के बीच से ही चल सके। सावधान रहना, ग्रिम जाति के राक्षस जिनसे हमारा यहाँ सामना होगा, वे बहुत खतरनाक होंगे, सोफिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हम सबने सिर हिलाया और बहुत सावधानी से घास के बीच से चलने लगे। हमने अभी कुछ मिनट पहले ही नदी पार की थी और अब हम ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम जाति के राक्षसों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जैसा कि सोफिया ने कहा था कि यहाँ हमारा सामना करने वाला प्रत्येक राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। हम काली घास पर धीरे धीरे चलते हैं और हमारी इंद्रियां पूरी तरह तनी हुई हैं। जब मैं घास के बीच से चलता हूं तो मुझे जुड़वा बच्चों में स्पष्ट उत्साह का एहसास होता है। मैं उनके उत्साह को समझ सकता था, क्योंकि मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था। हम चारों ने पहले जो लड़ाई लड़ी थी वह कोई चुनौती नहीं थी। इसने हमें अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए जरा भी चुनौती नहीं दी। मैं एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ना चाहता हूं, संभवतः 1 स्टार एलीट से, और केवल यह मुझे मेरी असली शक्ति प्रकट करने तथा मेरी जीत के लिए कड़ी मेहनत करने में सक्षम बनाएगा। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद मुझे ग्रीन जाति के राक्षसों की पहली टीम का आभास हुआ। इस टीम में 13 राक्षस थे और मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि ये सभी ग्रिम जाति के राक्षस एलीट ब्रिगेडियर स्तर के थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने भाग्यशाली होंगे। ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम रेस मॉन्स्टर के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हम कुलीन ब्रिगेडियर स्टेज कुलीन ग्रिम रेस मॉन्स्टर्स के सामने आते हैं, जो शक्ति का परीक्षण करने के लिए एकदम सही ग्रिम रेस मॉन्स्टर हैं। आगे राक्षसों का एक समूह है, उनकी संख्या 12 से भी कम है और संभवतः वे सभी ब्रिगेडियर स्टेज पर हैं। रेना ने राक्षसों को देखने के कुछ सेकंड बाद कहा, तो आप लोग क्या सोचते हैं? सोफिया ने मुझसे पूछा और रेना ने तुरंत सिर हिला दिया, जबकि लियो और रेचेल को हाँ कहने में थोड़ा समय लगा। सोफिया ने कहा, ठीक है, अब हमने लड़ने का फैसला कर लिया है, हमें युद्ध की रणनीति तय करनी चाहिए। हमारी पुरानी टीम के साथ हमें इस रणनीति पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हर कोई हर किसी के बारे में सब कुछ जानता था। हमने धीमी आवाज में चर्चा शुरू की और 1 मिनट के भीतर रणनीति तय कर ली, जिसके तहत लियो और रेचेल 2-2 राक्षसों से लड़ेंगे, जबकि मैं, रेना और सोफिया 3-3 राक्षसों से लड़ेंगे। रणनीति तय करने के बाद हम घास पर चले गए। इस बार हमने जानबूझकर अपनी आवाज नहीं छिपाई ताकि राक्षस हमें देख न लें। ऐसा ही तब हुआ जब हमने 13 राक्षसों को अपने हथियार तैयार करके हमारी ओर आते देखा। वे व्हाइट ऑक्समैन जनजाति से हैं और उनमें से प्रत्येक की लंबाई 4 मीटर है। उनमें से प्रत्येक की युद्ध शक्ति वायलेट एपमैन के बराबर है, जिनके साथ हमने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी। उस समय मुझे एकल राक्षसों को हराने में कठिनाई हुई थी, लेकिन अब मैं एक ही क्षमता के साथ तीनों से लड़ूंगा। मैं अपने बारे में चिंतित नहीं हूं, मैं लियो और रेचेल के बारे में अधिक चिंतित हूं, क्योंकि 2 राक्षसों को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।
वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं यदि वे इन राक्षसों से लड़ते समय सावधान नहीं रहे। एलिट राक्षस को देखकर लियो ने आश्चर्य से कहा। उसने शायद सोचा था कि वह सामान्य ब्रिगेडियर राक्षस से लड़ेगा, लेकिन अब एलिट ब्रिगेडियर ग्रिम जाति के राक्षस को देखकर जो उससे 2 गुना अधिक लंबा था, लियो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या तुम दोनों बैलों को संभाल पाओगे? सोफिया ने लियो के चेहरे पर आए भारी बदलाव को देखकर पूछा। मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन अगर मैं खतरे में पड़ूं तो मदद जरूर करना, लियो ने सूखी हंसी के साथ कहा। इस पर तीनों ने समझ में सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर हम लड़ते हैं। सोफिया और हम चारों उस बैल की ओर दौड़े जो हमारी ओर आ रहा था। रास्ते में मेरे हाथ और पैर आग से ढक गए और उन पर एक एक करके भंवर दिखाई देने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरे घूमते कवच को संकुचित करना शुरू किया, जब तक मैं ग्रिम जाति के राक्षसों से भिड़ूंगा तब तक मेरा घूमता कवच 1.5 इंच की मोटाई तक संकुचित हो जाएगा। हमें उनकी ओर दौड़ते देख ग्रिम जाति के राक्षसों ने अपनी टोटेम आत्मा को बुलाया। साथियों, इन्हें मार डालो, ग्रिम जाति के प्रमुख राक्षस ने चिल्लाते हुए कहा। जब ग्रिम जाति के राक्षसों की टीम हम पर झपटी, मैंने जल्दी से 3 बैलों को चुना और उनकी ओर बढ़ा। मुझे उनकी ओर आता देख 3 बैल अपने समूह से अलग हो गए और मेरे पास आ गए। जैसे ही वे करीब आए, तीनों ग्रिम जाति के राक्षसों ने मुझ पर अपनी युद्ध कुल्हाड़ी घुमाई। मैं तेजी से आगे बढ़ा और 2 कुल्हाड़ियों को चकमा देते हुए अपनी तलवार तीसरे राक्षस पर घुमाई। खटखट, एक जोरदार धातु की खनक सुनाई दी और कुल्हाड़ी द्वारा छोड़ा गया सारा बल मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले ही मुझे घेरे हुए आग से जल गया। ये देखकर तीनों राक्षस पूरी तरह से चौंक गए। न केवल मैंने जवाबी हमला किया, बल्कि मेरे शरीर पर भी कोई हलचल नहीं हुई क्योंकि मेरी तलवार सीधे उनके खिलाफ भिड़ गई थी। उन्हें अचंभित देखकर मैंने तुरंत अपनी तलवार वापस बुलाई और बिना समय बर्बाद किए मेरे पास बचे ग्रिम जाति के राक्षस की गर्दन पर वार कर दिया। उसने जल्दी से अपना कुल्हाड़ा उसके सामने रख दिया ताकि वह उससे अपना बचाव कर सके। यदि मैं केवल इस ग्रिम जाति के राक्षस के खिलाफ लड़ रहा होता तो मैं आसानी से उसका बचाव कर सकता था और उसकी गर्दन काट सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां 2 अन्य राक्षस थे। खटखट, अगर मैं उसकी रक्षा को दरकिनार करके उसकी गर्दन काट देता तो अगले ही पल दूसरे 2 राक्षसों की 2 कुल्हाड़ियां मेरे शरीर को 2 टुकड़ों में काट देती। ये सोचकर मैंने अपनी तलवार उसके शरीर पर मारी और जल्दी से रक्षा की और ऊंची छलांग लगाई ताकि मेरी ओर आ रही 2 कुल्हाड़ियों से बच सकूं। इस घुमावदार कवच के साथ मेरे पैरों को ढकने से कूदना बहुत आसान हो गया। अब मैं बिना अधिक प्रयास के आसानी से मीटर की ऊंची छलांग लगा सकता हूं और इन छलांगों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे बहुत तेज हैं। मैंने इसे रॉकेट जंप नाम दिया क्योंकि यह रॉकेट की तरह तेज है और अगर मैं चाहूं तो मुझे काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। फ्रीवेब एंड सिग्मा वेल CM। जैसे ही मैं ऊंची उड़ान भर रहा था, मैंने तुरंत युद्ध के मैदान पर नजर डाली। जुड़वा बच्चे ठीक कर रहे हैं। वे 3 ग्रिम जाति के राक्षसों के साथ अलग अलग लड़ रहे हैं। लियो काफी दुखी दिख रहा था क्योंकि उसने पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित किया था। ये काफी अच्छा है कि लियो ने ताकत के नियम को समझ लिया था और उसके पास इतनी चौड़ी तलवार है जो उसे 2 कुलीन ऑक्समैन के उग्र हमलों का बचाव करने में मदद कर रही है, जो अपनी ताकत के लिए भी प्रसिद्ध है। जहां तक राहेल की बात है, वह 2 ग्रिम जाति के राक्षसों पर हमला करते हुए बहुत तेज गति से युद्ध के मैदान में दौड़ रही थी। मुझे कहना होगा कि रेचेल की फुर्ती और गति बहुत अच्छी है। मैं उसकी गति को पकड़ने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन फुर्ती में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अन्य कोई भी उसकी फुर्ती की तुलना नहीं कर सकता। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि वे एक तीरंदाज हैं। वे अपनी तीव्रता और चपलता के लिए जाने जाते हैं। जल्द ही मैं छलांग की सीमा तक पहुंच गया और गिरने लगा। मुझे गिरता देख 3 ग्रिम जाति के राक्षसों ने जाल बनाया था, जो गिरते ही मुझे मारना चाहते थे। मैंने ये देखकर अपना सिर हिलाया कि उन्होंने उन सभी बिंदुओं को कवर कर लिया है जिन पर मैं चाहता तो उतर सकता था। मैं आसानी से उनके द्वारा बनाए गए नेट के बाहर उतर सकता था, लेकिन इसमें कोई चुनौती नहीं है। खटखट, मेरी तलवार 3 ग्रिम जाति के राक्षसों की युद्ध कुल्हाड़ियों से क्षैतिज रूप से टकराए। मैं आसानी से उनकी नाकाबंदी से बच सकता था जो उन्होंने मुझ पर लगा रखी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने चुनौती के लिए सीधे उनसे भिड़ने का निर्णय लिया है। धप, टकराव के बल का प्रयोग करते हुए मैंने पीछे की ओर छलांग लगाई और सुरक्षित दूरी पर उतरा, लेकिन मुझे आराम करने का समय नहीं मिला क्योंकि उतरते ही मुझ पर 3 हमले हुए। खटखट, टुकड़ा, भाड़ में जाओ, मैंने अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए कहा क्योंकि कुल्हाड़ी ने मेरे कंधे पर काफी चोट पहुंचाई थी।
मेरी तलवार एक कुल्हाड़ी से टकराती है जबकि दूसरी मुझे चकमा दे देती है, लेकिन जब मैं तीसरी कुल्हाड़ी से बच रहा था तो ग्रिम जाति के उस राक्षस ने अपनी कुल्हाड़ी की गति अचानक इतनी बढ़ा दी कि उसने मेरे कंधे को काट दिया। चोट गंभीर नहीं है लेकिन हल्की भी नहीं है, ये गहरी है और मुझे काफी दर्द दे रही है, लेकिन यह मुझे युद्ध में बाधा नहीं पहुंचाएगी। मैंने हजारों लड़ाइयां लड़ते हुए ऐसी कई चोटें झेली हैं। जब तक चोट से हड्डियां पूरी तरह से नहीं टूट जाती, मैं ठीक रहूंगा। ये देखते हुए कि ग्रिम जाति के राक्षस गंभीर हो रहे हैं, मैंने अपनी चाल की गति बढ़ा दी है ताकि यह उनकी गति से मेल खा सके, जबकि मेरी अधिकांश मानसिक शक्ति भंवरों पर केंद्रित रहेगी। ये भंवर काफी नाजुक हैं, मेरी ओर से थोड़ी सी चूक और पूरा घूमता कवच रह जाएगा, और यही कारण है कि मैंने 100% उपयोग नहीं किया है। वर्तमान में मैं केवल 1/4 शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। मैंने युद्ध में कभी भी भंवर कवच का परीक्षण नहीं किया है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लड़ रहा हूं, मैं भंवर कवच की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। अगर मैं इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करूं, तो मुझे डर है कि इससे पहले कि मैं इसकी मदद से पूरी तरह से आगे बढ़ सकूं, ये ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे घूमने की शक्ति को बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मुझे घुमावों पर अधिक नियंत्रण मिल गया है। फ्लैंक 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 स्लाइस। मैं 3 ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ता रहा, और कभी कभी जब वे कोई नई चाल चलने की कोशिश करते या अपनी शक्ति बढ़ाते तो मुझे चोट लग जाती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके हमले मुझ पर कम प्रभावी होते गए और वे मुझे मुश्किल से ही घायल कर पाते थे। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मैं अकेला नहीं था जो अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा था। मुझे बढ़त हासिल करते देख ग्रिम जाति के राक्षस ने अपना हमला और भी भयंकर करना शुरू कर दिया। क्लैंक क्लैंक स्लाइस। जैसे जैसे उनका हमला और भी भयंकर होता गया, मुझे अधिकाधिक चोटें आने लगी और मुझे तीनों राक्षसों के हमलों से निपटने के लिए पूरी तरह से रक्षात्मक होना पड़ा। यद्यपि मुझे कई चोटें आईं, लेकिन उनमें से कुछ ही गंभीर थीं, जिन्हें मैं अपनी वर्तमान क्षमता से संभाल सकता था। ऐसा नहीं है कि उनके उग्र हमले से मुझे केवल चोटें ही आईं, उनके हमले ने मुझ पर काफी दबाव डाला था, जिससे मुझे अपने घूमते कवच पर तेजी से नियंत्रण पाने में मदद मिली, जिससे अब मैं लड़ाई के दौरान थोड़ी राहत महसूस कर सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ा कॉकरोच है, चलो हम अपनी पूरी ताकत लगा दें और इसे जल्दी से खत्म कर दें। ग्रिम जाति के 3 राक्षसों में सबसे ताकतवर राक्षस ने बाकी 2 से कहा। स्लाइस फ्लैंक 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 स्लाइस। लानत है, मैंने जोर से गाली दी क्योंकि मुझे उनकी कुल्हाड़ियों से तेज गति से चोटें लगनी शुरू हो गईं। मैं सचमुच मूर्ख था जो ये सोचता था कि यह उनकी पूरी ताकत है। मैं भंवर कवच पर इतना अधिक आश्वस्त हो गया था कि मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था जब तक कि भंवर कवच की शक्ति पूरी तरह से साकार नहीं हो गई थी। यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि मैं उनके हमले से बच सकता था। अगर यह 1 स्टार एलीट होता तो मैं वास्तव में बहुत मुश्किल में पड़ जाता। अब मैंने पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित किया और भंवरों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, ताकि मैं अपने घूमते कवच से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकूं और उनके उग्र हमले के दबाव के साथ मेरी तीव्र गति पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। यदि मुझे इतनी कठिनाई हो रही है तो मुझे आश्चर्य है कि लियो और राहेल की हालत कितनी खराब होगी। मुझे आशा है कि वे ठीक होंगे क्योंकि मेरी वर्तमान स्थिति में मैं उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं, भले ही मैंने अपने ट्रम्प कार्ड पावर प्लांट का उपयोग किया हो। यह एक अधिकतम 2 विरोधियों से निपटने में मदद करेगा, लेकिन तीसरा जीवित बच जाएगा और यह मेरी जागृत अवधि में मुझे भयंकर स्थिति में डालने में सक्षम होगा। समय बीतता गया और मुझे अधिक से अधिक चोटें लगी, लेकिन इस दबाव में भंवरों पर मेरा नियंत्रण भी बढ़ गया जो मुझे कवच से अधिक ताकत देने में सक्षम था, लेकिन मैंने उस ताकत का उपयोग नहीं किया। इससे पहले अपने आप को अधिक आंकने की अपनी गलती को देखते हुए मैंने वादा किया था कि मैं भंवर कवच की नई शक्ति का उपयोग तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं इसे 100% तक पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो जाता। इसलिए वर्तमान में मैं घूमते हुए कवच की केवल 30% शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि यह वह शक्ति है जिसका उपयोग मैं तब कर रहा हूं जब मुझे स्वयं को अधिक आंकने की अपनी गलती का एहसास होता है। मैं अपनी गलती की गंभीरता को समझ चुका था और ऐसी गलती के लिए सजा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह मुझे याद दिलाएगा कि मैं ऐसी गलती दोबारा न करूं और न ही इससे मरूं। समय बीतता गया, मेरे शरीर पर अधिक चोटें आई, लेकिन उनकी आवृत्ति पहले की तुलना में कम हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उनकी युद्ध शैली और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ताकत का आदी हो गया और अपने मारण नियम की मदद से भविष्यवाणी करने में सक्षम हो गया, जो मुझे चकमा देने और मुझे लगी चोटों को कम करने में मदद कर रहा है।
जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, घूमते कवच पर मेरा नियंत्रण बेहतर होता गया, जब तक कि मैं घूमते कवच की 80% शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो गया और अगर मैं चाहता तो 2-3 मिनट के भीतर लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं अभी तक घूमते कवच की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया हूँ। वादा तो वादा है, मैं उस शक्ति का उपयोग केवल तभी करूंगा जब मैं भांवर कवच की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं ये देखना चाहता था कि अन्य लोग अपनी लड़ाई में क्या कर रहे हैं, लेकिन इन 3 ग्रिम राक्षसों का हमला इतना शक्तिशाली था कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर देखने का मौका नहीं मिला। ये 3 ग्रिम जाति के राक्षस मुझे मारने पर तुले हुए हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं साफ तौर पर देख सकता था कि वे किस तरह मुझ पर अपने कुल्हाड़ियों से हमला कर रहे हैं। 100% अंततः मुझे घूमते कवच पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया और अब मैं इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। जब तक मैं अपना ध्यान भंवरों पर केंद्रित रखता हूं, तब तक उनके नियंत्रण से बाहर हो जाने का कोई डर नहीं है। चलो इसे खत्म करते हैं, मैंने जोर से कहा और शैतानी ढंग से मुस्कुराया। मुस्कुराहट देखकर तीनों राक्षस सतर्क हो गए और मुझ पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। मैंने आराम से अपना सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ाया तथा अपनी गर्दन और कूल्हे को आगे की ओर झुकाया, ताकि एक साथ 2 कुल्हाड़ियों से बच सकूं। साथ ही अपनी तलवार को धुंधली गति से आगे बढ़ाया। पुच! मेरी तलवार तीसरे ऑक्समैन की छाती में घुस गई जो मुझ तक पहुंचने के लिए हमला कर रहा था। इससे पहले कि तलवार का वेग मुझ पर पड़ता, मैंने जल्दी से एक तरफ हटकर उसकी छाती से तलवार हटा ली और पीछे देखा तो पाया कि 2 ग्रिम राक्षस अपनी सबसे तेज गति से भाग रहे थे। कोई फायदा नहीं। O90 हिंदी अध्याय 446 शक्ति 2। कोई फायदा नहीं। मैं अपनी धीमी गति से तेजी से उनका पीछा करने लगा और कुछ ही सेकंड में मैं उनमें से एक तक पहुंच गया। पुच्छी! इससे पहले कि वह रुक सके और कोई बचाव कर सके, मैं अपनी तलवार उसमें घुसा देता हूं। बिना समय बर्बाद किए मैं तेजी से दूसरे की ओर बढ़ता हूं जो अपना अंतिम प्रतिरोध करने के लिए अपने रास्ते में रुक गया था। उसने देखा था कि मैंने कितनी आसानी से उसके 2 दोस्तों को मार दिया था और वह जानता था कि मुझसे भागने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने रुकने और अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। केवल इसी तरह से उसके बचने का थोड़ा सा मौका होगा, लेकिन अफसोस कि उसके बचने का कोई मौका नहीं था। तुमने भले ही मेरे दोस्त को मार दिया हो, लेकिन मुझे मारने के लिए तुम्हें। पूछी! आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। मैंने अपनी तलवार उसके सीने से निकालते हुए कहा। ये ग्रिम जाति का राक्षस काफी बहादुर था, लेकिन साथ ही काफी मूर्ख भी था। इसने अंत तक मुझसे लड़ने का फैसला किया था, लेकिन अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके मुझसे लड़ने के बजाय इसने अपना सारा समय बकवास करने में बर्बाद कर दिया, जिससे मुझे इसे आसानी से हराने का मौका मिल गया। दिन भर में मेरे द्वारा शिकार किए गए अन्य सभी ग्रिम जाति के राक्षसों की तरह मैंने वास्तव में उन्हें नहीं मारा था, क्योंकि मुझे अपने तात्विक संचयन प्रयोग को करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी और उनसे मैना क्रिस्टल भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि जीवित राक्षस मृत राक्षसों की तुलना में अधिक देते हैं। ग्रिम जाति के राक्षस को हराने के बाद मैंने जो पहली चीज की वही ये थी कि मैंने औषधि पी ली, क्योंकि मैं काफी घायल हो गया था, और दूसरी चीज जो मैंने की वही ये थी कि मैंने चारों ओर देखा। जुड़वा भाइयों ने पहले ही अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी और उन्होंने काफी पहले ही लड़ाई समाप्त कर दी थी, क्योंकि मैं कुछ स्थानों पर ग्रिम जाति के राक्षसों के छिलके देख सकता था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने पहले ही उस राक्षस को मार डाला था जिसे उन्होंने मार डाला था। जहां तक रेचेल और लियो की बात है तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। विशेषकर लियो का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है, उसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो खून से लथपथ न हो। फिर भी इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह अभी भी 2 ग्रिम जाति के राक्षसों से जोश के साथ लड़ रहा है। रेचेल लियो से बेहतर स्थिति में है, वह अभी भी युद्ध के मैदान में दौड़ रही है और 2 ग्रिम जाति के राक्षसों पर हमला कर रही है जो उसके साथ उग्र रूप से लड़ रहे हैं। इन दोनों में से रेचेल के पास 2 ग्रिम राक्षसों में से एक को मारने का एक छोटा सा मौका हो सकता है, जो एक शिकारी कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन यह एक छोटा सा मौका है, पूर्ण निश्चितता नहीं। दोनों ही अभी भी एलीट ब्रिगेडियर स्टेज राक्षस को मारने में सक्षम होने के लिए काफी कमजोर हैं। कर्नल स्टेज और ब्रिगेडियर स्टेज में गुणात्मक अंतर है, शक्ति में अंतर कैप्टन स्टेज और कर्नल स्टेज के बीच से अलग है। नाइट चरण के अंतिम 3 चरण काफी शक्तिशाली हैं, प्रत्येक चरण के साथ शक्ति में तेज वृद्धि होती है, इसलिए किसी को उन्हें बहुत कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपनी गलती के लिए अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने जल्दी से 2 ग्रिम जाति के राक्षसों पर रूनिक डिस्क लगाए और तीसरे राक्षस के लिए अपनी तलवार चार्ज की। पूछी!
मैंने ग्रिम जाति के राक्षस की जादुई नसों के केंद्र को छेद दिया और उसमें बिंदु नरक छोड़ दिया और हर बार की तरह ग्रिम जाति के राक्षस की नसें लाल होने लगी और उसके बाद शरीर से हल्की जलने की गंध आने लगी। फिर से असफल। मैंने आह भरते हुए सोचा, जब मैंने रूनिक डिस्क को आधे जले हुए ग्रिम जाति के राक्षस पर रखा ताकि उसके आधे जले हुए शरीर से मैना क्रिस्टल प्राप्त कर सकूं। टिंग टिंग। जल्द ही 2 आवाजें सुनाई दी और मैंने उत्साहपूर्वक राक्षस के खोल से रूनिक डिस्क उठाए और उसे खोल दिया। 202, 205। हे भगवान, मुझे पता था कि एलीट ब्रिगेडियर स्टेज मॉन्स्टर ने लगभग 200 मैना क्रिस्टल दिए थे, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अभी भी अलग है। अब मैं जितने भी एलीट ब्रिगेडियर स्टेज राक्षसों को मारूंगा, उनसे कम से कम 200 मैना क्रिस्टल अर्जित करूंगा, और यदि मैं प्रतिदिन 50 को मारूंगा तो मैं प्रतिदिन 10,000 क्रिस्टल कमा सकता हूं। यदि यह मेरी पुरानी टीम होती तो यह बहुत संभव होता, लेकिन हमारे इन नए साथियों के साथ यह अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वे एलीट ब्रिगेडियर स्टेज राक्षसों को आसानी से मारने की ताकत हासिल कर लेंगे, ये संभव हो जाएगा। लेकिन कम समय में ताकत बढ़ाना आसान नहीं है। केवल संयोग से ही ताकत में अचानक वृद्धि हो सकती है। भाग्यशाली अवसरों के बिना व्यक्ति को पारंपरिक तरीके से धीरे धीरे ताकत जमा करनी होगी। ऐसा लगता है कि मुझे उनकी थोड़ी मदद करनी होगी। यदि वे पारंपरिक तरीके से चलते रहे तो उन्हें हमारी वर्तमान ताकत तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ना शुरू किए हुए हमें 1 घंटा हो गया है, लेकिन लियो और राहेल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। खैर, कोई चिंता नहीं, हमारे पास अभी भी कुछ घंटों से अधिक समय है इससे पहले कि हमें वहां से निकल जाना है। सोफिया और रेना की तरह जब ग्रिम जाति का राक्षस भागने की कोशिश करता है तो मैं भी उसे रोकने के लिए कोने पर पहुंच जाता हूं। हम इस परिदृश्य से बहुत परिचित हैं, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। जैसे ग्रिम रेस भी एक बुद्धिमान रेस है और जब चीजें कठिन होती हैं तो वे भी भागने की कोशिश करते हैं। कोई भी दुश्मन केएसएस ब्लेड से मरना नहीं चाहता, चाहे वे कितने भी घमंडी क्यों न हो। इसलिए हमें राक्षस को रोकने के लिए कोने में रुकना होगा और इस स्थिति में यदि हमारे साथी खतरे में हैं तो उनकी मदद करनी होगी। ये देखते हुए मैंने अपने घूमते कवच के साथ भी छेड़छाड़ की। इस लड़ाई ने मुझे घूमते कवच के बहुत सारे नुकसान का एहसास कराया है और मैं अब इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। युद्ध के दौरान मैं धीरे धीरे भावर कवच की 100% शक्ति का दोहन करने में सक्षम रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसे एक बार में पूरी तरह से इकट्ठा करने में कुशल नहीं हूं। अगर मैं युद्ध की शुरुआत से ही 100% शक्ति का दोहन करना चाहता हूं तो यह मेरे लिए अभी भी मुश्किल है। मुझे कुछ दिनों तक अभ्यास करना होगा, तभी मैं क्रमिक प्रक्रिया के बिना अपनी इच्छानुसार स्विर्लिंग आर्मर की पूरी शक्ति का उपयोग कर पाऊंगा। 1 और घंटा बीत गया और राहेल और लियो की हालत और भी खराब हो गई थी, लेकिन वे अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मैंने देखा है कि जिस ग्रिम जाति के राक्षस से वे लड़ रहे हैं, उसने पहले ही देख लिया है कि उनके सभी साथी मर चुके हैं और अब वे केवल दिखावे के लिए लड़ रहे हैं और भागने के लिए सही क्षण की तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जुड़वां बच्चों ने भी यह महसूस किया होगा कि उनकी आंखें तेज हो गई हैं और उनके हथियार किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हैं। कुछ मिनट और बीते थे कि अचानक मुझे लगा कि एक बैल की हत्या की मंशा बहुत बढ़ गई है और मुझे पता चल गया कि लियो खतरे में है। बिना इंतजार किए मैंने धुंधली गति से लियो की ओर छलांग लगा दी। मैंने अपने से घूमता हुआ कवच वापस नहीं लिया है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं इस तरह के परिदृश्य के लिए अपने कवच और तलवार के साथ तैयार था। हरामजादे मर जाओ, एक बैल ने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से घुमाते हुए कहा, जबकि एक राक्षस ने लियो पर हमला किया जिससे वह लड़ रहा था। उसने भागना शुरू कर दिया था और एक को भागते हुए देखकर राहेल से लड़ रहे अन्य 2 भी एक अलग दिशा में भागने लगे थे। रेना और सोफिया ने लियो को बचाने के लिए उसकी ओर आने में समय बर्बाद नहीं किया, ये देखते हुए कि मैं लियो को बचाने के लिए पहले ही आधी से अधिक दूरी पार कर चुकी थी। वे उन 2 राक्षसों की ओर बढ़ी जो भाग रहे थे। लियो का चेहरा भय से भर गया जब उसने देखा कि कुल्हाड़ी उसकी ओर आ रही है, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास इससे बचाव करने की क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी उसने चकमा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी तलवार का इस्तेमाल करके आने वाली कुल्हाड़ी से भिड़ गया। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि युद्ध उसकी तलवार को चकमा देकर उसकी गर्दन की ओर आ गया था। समय थोड़ा धीमा हो गया क्योंकि उसने देखा कि कुल्हाड़ी धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर आ रही है और वह मौत को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक एक लाल तलवार उसके सामने प्रकट हुई। खटखट पुछी। लाल तलवार के कारण कुल्हाड़ी रुक गई और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, ब्लेड एक अप्राकृतिक कोण पर घूम गया और राक्षस के हृदय में घुस गया। क्या तुम ठीक हो लियो?
मैंने उससे लकड़ी के टुकड़े की तरह जड़वत खड़ा देखकर पूछा। मुझे राक्षस को मारे हुए कुछ ही सेकंड हुए थे और वह बहुत तेज आवाज करते हुए जमीन पर गिर भी गया था, लेकिन ये लियो को उसकी अचंभे से जगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं समझ सकता हूं कि वह किस दौर से गुजर रहे हैं। मौत के इतने निकट संपर्क ने उन्हें सदमे में डाल दिया था, जिससे उनका शरीर और दिमाग जम गया और उन्हें बड़े आघात से बचाया जा सका। यह मस्तिष्क की सहज प्रतिक्रिया है। मैं भी एक बार वेस्टब्लड में प्रशिक्षण लेते समय इससे गुजरा था। ऐसी घटना ने लोगों के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया, जिसके कारण कुछ लोगों ने इस खतरनाक जीवन को छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपना लिया, क्योंकि वे उन भयावह क्षणों से उबर नहीं पाए थे। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिन्होंने पश्चिमी जगत में ऐसा किया है। मुझे उम्मीद है कि लियो यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग एक बार यहां से जाने के बाद वापस आ पाते हैं। क्या आप ठीक हैं लियो? इस बार मैंने उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न आते देख ऊंची आवाज में पूछा। हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वैसे मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लियो ने बहुत कांपती आवाज में कहा। वह अभी भी उस पल से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन कौन निकलेगा यार, वह बहुत बड़ा हमला था। मैं कई बार मौत के करीब आ चुका हूँ, लेकिन इस बार सबसे करीब था, लियो ने सूखी हंसी के साथ कहा। मौत से बाल बाल बचे उसे हंसता देख मैंने राहत की सांस ली। वह ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसे कोई मानसिक आघात पहुंचा हो तो काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ग्रिम युद्ध क्षेत्र जैसे स्थान में मनोचिकित्सा एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है। मुझे लगता है कि यह एकमात्र गैर युद्ध क्षेत्र है जिसमें वेश्याओं के समान ही व्यक्तिगत मनोचिकित्सकों की संख्या है। इस चौकी में वेस्टब्लड शहर से भी ज्यादा संख्या में लोग हैं। पश्चिम की ओर जाने वाला शहर रोमांच का शहर हो सकता है, जिसमें कई रोमांच हैं, लेकिन इसकी तुलना इस चौकी से नहीं की जा सकती जहां 95% से ज्यादा पावर हाउस है। वेस्टब्लड में मैंने एशलिन की सील तोड़ने के तनाव से निपटने के लिए 1 महीने तक परामर्श लिया था और मुझे कहना होगा कि इससे मुझे तनाव से निपटने में काफी मदद मिली। चलो जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ करें और चले जाएं, सोफिया ने कहा और जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया, जिसमें राक्षसों से मैना क्रिस्टल इकट्ठा करना और उनके पास मौजूद सामान को लेना शामिल था। हमने 10 मिनट के भीतर कटाई पूरी कर ली। उपयोग से मारे गए 4 राक्षसों में से काटे गए मन क्रिस्टल का आधा हिस्सा हम तीनों ने ले लिया, जबकि शेष आधा हिस्सा लियो और रेचेल ने ले लिया। पहले तो वे इसे लेना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उन्होंने किसी ग्रिम राक्षस को नहीं मारा है, लेकिन हमारे आग्रह पर उन्होंने अंततः इसे ले लिया। हम युद्ध के मैदान में आधे घंटे तक रुके ताकि लियो और रेचेल को कुछ आराम मिल सके और उनकी चोटें ठीक हो सके। उसके बाद ही हम चौकी के लिए रवाना हुए, क्योंकि हमारे रवाना होने के निर्धारित समय में केवल आधा घंटा बाकी था। निकलते समय हम कर्नल स्टेज क्षेत्र से निकलने के लिए पुनः नदी पार करते हैं, क्योंकि यदि हम ब्रिगेडियर क्षेत्र से निकलते तो शायद रात हो जाती और हम 2 सदस्यों को भी खो सकते थे। कर्नल स्टेज क्षेत्र से निकलते समय रास्ते में हमें क्लोनल स्टेज राक्षस की 3 टीमें मिलती हैं और एक टीम में तो 22 राक्षस भी शामिल थे। ये राक्षसों की सबसे बड़ी टीम थी जिसके साथ हमने कभी लड़ाई की थी। हालांकि राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी राक्षसों को खत्म करने में हम 5 लोगों को 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। लियो और रेचेल ने हमारे वापसी के रास्ते में आने वाले राक्षसों को मारने में बहुत ही क्रूरता दिखाई। ब्रिगेडियर स्टेज के राक्षसों से लड़ते हुए उन दोनों को काफी नुकसान हुआ। इस प्रकार रास्ते में वे भूखे बाघ बन गए जो अपने सामने आने वाले किसी भी शिकार पर क्रूरतापूर्वक झपट पड़ते। जब मैं मैदान से बाहर निकला तो मेरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। आज मुझे अब तक का सबसे बड़ा शिकार मिला। यह उससे 3 गुना अधिक है जो मैंने एक दिन में प्राप्त किया था। आज मेरी फसल 5064 मन क्रिस्टल की है। ये कई क्रिस्टल इतने विशाल हैं कि मैंने फैसला किया है कि जैसे ही मैं अफेरियन खंडहर से लौटूंगा, मैं अपने अपार्टमेंट को बड़े में बदल दूंगा। मैं अब बदलना चाहता था, लेकिन इससे बहुत समय बर्बाद होगा और मेरे दिमाग को एक नई जगह में समायोजित होने में भी समय लगेगा। इसलिए मैंने अफेरियन खंडहर से लौटने के तुरंत बाद बदलाव करने का फैसला किया था। मेरा वर्तमान स्थान रहने के लिए ठीक है, लेकिन यह मेरे अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला अपार्टमेंट जो मैं किराए पर लूंगा, उसमें एक बड़ा अभ्यास कक्ष होगा जहां मैं अपनी इच्छानुसार अभ्यास कर सकूंगा। मैं अपने सपनों के अपार्टमेंट के बारे में दिवास्वप्न देखने में व्यस्त था, तभी सोफिया की आवाज ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। क्या हम ब्रिगेडियर क्षेत्र में शिकार करें या कर्नल क्षेत्र में वापस जाएं? सोफिया ने पूछा। उसका प्रश्न हम सभी के लिए निर्देशित लग सकता है, लेकिन ये लियो और रेचेल के लिए निर्देशित था और उन्होंने भी इसे समझा। वे दोनों कुछ मिनट तक कुछ नहीं बोले और सोफिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में गहराई से सोचते रहे।
गिल्ड ने उन लोगों के लिए एक कठिन शर्त रखी थी जो अफेरियन खंडहर में प्रवेश करना चाहते थे। केवल उन लोगों को अफेरियन खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी जिन्होंने गिल्ड की 3 चुनौतियों को पार कर लिया था। राहेल ने धीरे से कहा, जैसे कि वह खुद से बात कर रही हो। अफेरियन खंडहर से जुड़ने में केवल 15 दिन बाकी हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सामान्य गति से प्रशिक्षण लेता रहा तो मैं 15 दिनों में इतना सुधार कर पाऊंगा। केवल आज जैसे खतरनाक वातावरण में प्रशिक्षण लेने से ही मैं तीसरी चुनौती को पार करने के लिए पर्याप्त प्रगति कर पाऊंगी। केवल आज जैसे खतरनाक वातावरण में प्रशिक्षण लेने से ही ताकत में तेजी से वृद्धि करने में मदद मिलेगी। रेचेल ने लियो को देखते हुए कहा। उसका मतलब स्पष्ट है कि वह ब्रिगेडियर क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहती है। लियो के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह अब ब्रिगेडियर क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं लेना चाहता था, लेकिन रेचेल ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसके भाव बदलने लगे। ठीक है, अगर मैं फिर से खतरे में पड़ूं तो मेरी जान बचा लेना, थोड़ी अजीब हंसी के साथ कहा, जिसके बाद हम सब थोड़ा हंस पड़े। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हम ब्रिगेडियर क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। समय बीतता गया और हम चौकी पर पहुंच गए और गेट पार करके एक प्रतिष्ठित अपार्टमेंट के लिए निकलने ही वाले थे कि मैंने सभी को रोक दिया। 10 बजे तक मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ, मैंने सभी से कहा। सोफिया और रैना को मेरे शब्दों का अर्थ समझने में एक पल भी नहीं लगा, लेकिन लियो और रेचेल अचानक आए निमंत्रण से स्पष्ट रूप से भ्रमित थे। क्यों? रेचल ने पूछा। जब आप मेरे अपार्टमेंट में आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, मैंने कहा, जिस पर रेचल ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। यह मेरा पता है, मैंने कहा और अपना पता उन दोनों को भेज दिया। अलविदा कहने के बाद मैं रैना और सोफिया के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर चला गया, जबकि लियो और रेचेल भी उधर ही चले गए। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद मैंने जल्दी से शाम की गतिविधियां शुरू कर दी, जो मैं शिकार से अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद हर दिन करता हूं। वे रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब है कि मेरे पास केवल 3 घंटे हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे सभी काम निपटाने, रात का खाना खाने और थोड़ा आराम करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। नहाने के बाद मैंने रात का खाना बनाना शुरू किया, जो मैंने 45 मिनट में पूरा कर लिया था। खाना खाने के बाद मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और पढ़ने लगा। उनके आने में अभी 1.5 घंटा बाकी है, यह मेरे लिए पढ़ते हुए थोड़ा आराम करने के लिए पर्याप्त समय है। बेल बेल। समय बीतता गया और मैं पढ़ने में व्यस्त था, तभी मैंने घंटी की आवाज सुनी। मैंने जो दस्तावेज पढ़ रहा था उसे बंद किया और दरवाजा खोलने चला गया। अंदर आइए, मैंने सोफिया और रैना से मुस्कुराते हुए कहा। लगता है हम जल्दी आ गए हैं, सोफिया ने मेरे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए कहा। शरीर की सफाई के अभ्यास में आपकी प्रगति कैसी रही? मैंने उनके पास बैठते हुए पूछा। वे कुछ दिन पहले ही पहली सफाई से गुजर चुके हैं और इसका परिणाम उनकी लड़ाई और शरीर में देखा जा सकता है। उनकी लड़ने की शैली बहुत अधिक उन्मुक्त हो गई थी। मैं उन्हें कई लचीले चालें करते हुए देख सकता था जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, और उनकी त्वचा भी थोड़ी चमकदार हो गई थी, जिससे वे और भी अधिक सुंदर लग रही थीं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कुछ ही दिनों में दूसरी सफाई प्रक्रिया से गुजरेंगे, रैना ने अपनी मधुर आवाज में कहा। उनकी प्रगति काफी तेज है, रिम युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले मेरी तुलना में 4 से 5 गुना अधिक तेज, सोफिया ने कहा। हमारा लक्ष्य अफेरियन खंडहर में प्रवेश करने से से कम तीसरी सफाई से गुजरना है। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो गए तो ये हमें काफी बढ़ावा देगा। क्या हाल है माइकल, तुम अब तक कहां तक पहुंच चुके हो? सोफिया ने पूछा। अगर मैं अपनी वर्तमान गति से आगे बढ़ती रही तो मैं चौथी सफाई से गुजर जाऊंगी, मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन मेरा उत्तर सुनकर मेरे उत्तरदाता स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। सोफिया ने मुझसे कहा, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही धीमे हो गए हैं। अगर हमें आपके बराबर पहुंचना है तो हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। इस पर मैं केवल हंस पड़ा, क्योंकि उनकी गति पहले से ही मुझसे अधिक थी। घंटी। हम अभी बात कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी, और जब मैंने देखा तो पाया कि यह लियो था, और उसके कुछ ही देर बाद रेचल आ गई। वह ठीक समय पर आई थी, न 1 मिनट पहले और न ही 1 मिनट देर से। आप लोगों ने बॉडी क्लींजिंग तकनीक के बारे में तो सुना ही होगा ना? मैंने हॉल में बैठे सभी लोगों से पूछा। रेचेल और लियो ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर कुछ स्पष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी सवाल पूछने से परहेज किया। ठीक है, मैंने आप लोगों को आ जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं आप लोगों को पहले कदम की कुछ विधियां सिखा सकूं। वे आप लोगों के लिए तीसरे शुद्धिकरण से गुजरने के लिए पर्याप्त होंगी, मैंने कहा। वे काफी देर तक चुप रहे, मानो वे मेरी कही बात को समझ रहे हों। freewebnovel.com
क्या ये तकनीक केवल नाइट के बाद के चरणों में रहने वाले लोगों द्वारा ही नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है? रेचेल ने प्रश्न का सार पूछा। आपने सही कहा, इस तकनीक में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बात की चालों के लिए है। बॉडी क्लींजिंग तकनीक में 16 मूव्स हैं और प्रत्येक मूव में 108 आसन है, इसलिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप निश्चित रूप से 2 से 3 मूव्स करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जो मैं आपको सिखा रहा हूं वह केवल 36 पोज हैं, जिन्हें मैं निश्चित रूप से इन 15 दिनों में करने में सक्षम हूं, मैंने कहा। मैंने जानबूझकर शरीर शुद्धिकरण तकनीक की कठिनाई को कम करके आंका, ताकि वे कठिनाई से भयभीत न हो और बेहतर प्रदर्शन करें। ये तकनीक इतनी कठिन है कि बहुत कम लोग ही 10वीं चाल तक इसे कर पाते हैं। 16वीं चाल तक तो और भी अधिक कठिन है कि बेदाग शरीर प्राप्त कर सकें। क्या अब आप हमें पढ़ाएंगे? लियो ने पूछा, उसकी आवाज में उत्साह साफ सुनाई दे रहा था। उसकी उत्तेजना समझी जा सकती थी। आज वह लगभग मर ही गया था, जिसे कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि ऐसा कभी न होने दिया जाए और ताकत बढ़ाई जाए, और शायद इसीलिए उसने मेरे उस प्रस्ताव को भी अस्वीकार करने की कोशिश की जिसमें मैं उसे एक बहुत महंगी तकनीक सिखाना चाहता था। हाँ, अब चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। ये जगह शरीर शोधन तकनीक के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, मैंने कहा, और उन्हें दूसरे कमरे की ओर ले गया जो मैंने विशेष रूप से उनके अभ्यास के लिए बनाया था। इस कमरे में अब कोई सामान नहीं बचा है, सिवाय तापमान कक्ष के, जिसे मैंने तुरंत निष्क्रिय कर दिया था। अपने साथियों के लिए मैंने अपने कीमती जहर प्रशिक्षण का एक दिन छोड़ दिया है। विष प्रशिक्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चमत्कारी फल की ऊर्जा के लिए भोजन को संचित करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप लोग अच्छी तरह देखें और रिकॉर्ड करें। मैं अब बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रदर्शन करूंगा, मैंने कहा, और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बॉडी क्लींजिंग तकनीक के पहले 12 पोज धुंधले हो गए, मुझे कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, वे लगभग सहज महसूस हुए। मुझे जानबूझकर अपनी नियमित गति से धीमा करना पड़ा ताकि वे अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो सकें। 12वें आसन के बाद मुझे शरीर शुद्धिकरण का थोड़ा दबाव महसूस होने लगा, लेकिन ज्यादा नहीं। मैंने बहुत कम प्रयास के साथ प्रदर्शन किया था और 24वें आसन तक पहुंचने तक यह इसी तरह चलता रहा। 24वें आसन के बाद ही मैंने थोड़ा प्रयास करना शुरू किया, और इस बार मुझे प्रदर्शन करते समय अपनी गति को नियंत्रित नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई थी। यह अच्छी बात थी कि मैंने विशेष पसीना प्रतिरोधी कपड़े पहने हुए थे, अन्यथा मेरे दोस्त को मेरे अंगों को देखने के लिए बहुत कुछ कल्पना करना पड़ता। समय बीतता गया और जल्द ही मैंने 36वां मूव पूरा कर लिया, लेकिन मैं रुका नहीं। हो सकता है कि मैंने जहर प्रशिक्षण का एक दिन छोड़ दिया हो, लेकिन मैं बॉडी क्लींजिंग व्यायाम को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इसे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से करूंगा। 37वें पोज के बाद मैं 38वें और फिर 39वें, 40वें, 41वें, 42वें पोज की ओर बढ़ता हूं। मैं कल और आज 42वें पोज तक पहुंचने में सफल रहा, और मैं 43वें पोज तक पहुंचना चाहता हूं। मैंने बहुत धीमी गति से प्रदर्शन किया, अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया। मेरे मित्र का मुंह खुला का खुला रह गया ये देखकर कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूं। धप! इतने तीव्र प्रयास के बाद मैं अंततः 43वें आसन तक पहुंचने में सफल रही और उसे पूरी तरह से कर लिया। तभी मैंने खुद को फर्श पर गिरने दिया। मैंने देखा कि उनमें से 4 लोग मेरी ओर गौर से देख रहे थे। तभी सोफिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह मेरे करीब आ गई। मिशेल, क्या तुम ठीक हो? सोफिया ने मेरे पास बैठते हुए कहा, और कोई उत्तर न मिलता देख उसने अपनी तीखी, अच्छी तरह से मैनिक्योर की हुई उंगलियों से मेरे चेहरे पर थपकी दी। वह बदला ले रही है। मैंने भी उसके साथ ऐसा ही किया था जब सोफी ने पहली बार मेरे अपार्टमेंट में बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रदर्शन किया था। रैना, देखो माइकल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्या हम उसे कोई औषधि या कुछ और खिलाएं? सोफिया ने मासूमियत से अपनी बहन से पूछा और अपने तीखे नाखूनों से मुझे बार बार चोट पहुंचाई। मैं उसे जोर से कोसना चाहता हूं और उसके उन तीखे नाखूनों को काट देना चाहता हूं जिनसे वह मुझे इतनी पीड़ा दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, सिवाय उसके कि मैं मन ही मन उसे कोसता रहूं और भविष्य के लिए इसे याद रखूं ताकि बाद में उसे इसका बदला चुका सकूं। समय बीतता गया और 5 दिन बीत गए जब हमने एक नई टीम बनाई और ब्लैक ग्रास प्रेरी में शिकार करना शुरू किया। पिछले 5 दिनों में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी टीम ने मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक प्रगति की है। विशेषकर मेरी टीम के 2 नए सदस्यों, रेचल और लियो, उनका सुधार हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है।
पहले दिन दोनों ही बड़ी मुश्किल से एलीट ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम रेस राक्षस से बचाव कर पाए थे और अब वे उसे मारने में सक्षम हैं। हालांकि उन्हें एक ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम रेस राक्षस को मारने में लगभग 1 घंटा लगता है, फिर भी यह एक बहुत बड़ा सुधार है। पहले 3 दिनों तक उन्हें बहुत मार पड़ी, इतनी मार पड़ी कि एक बार रैना को दूसरे दिन ग्रिम जाति के राक्षस से रेचेल की जान बचानी पड़ी। इन दोनों में से रेचेल प्रथम थी जिसने एलीट ब्रिगेडियर स्टेज राक्षस को मारा। उसने उसे चौथे दिन मार दिया और उसके एक दिन बाद लियो भी एलीट ब्रिगेडियर स्टेज को मारने में सक्षम हो गया। उन्होंने शरीर की सफाई करने वाले व्यायाम में भी काफी प्रगति की है। केवल 3 दिनों में वे दोनों पहली सफाई कर चुके हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शक्ति में वृद्धि हुई है। जुड़वा होने के नाते उन्होंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में भी प्रगति की है। जैसा कि सोफिया काफी जोर से इसकी डींग मार रही थी, वे दोनों दूसरी सफाई से गुजर चुके हैं और अब तेजी से तीसरी सफाई की ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने भी काफी प्रगति की है। न केवल मैं चौथी सफाई तक पहुंच गई, बल्कि अंततः मैं 29वीं मुहर बनाने में भी सक्षम हो गई। यह मुहर बनाने के लिए मैं 10 दिनों से अधिक समय से प्रयास कर रही थी। यही एकमात्र प्रगति नहीं है जो मैंने की है। अब मैं विचार के साथ भंवर कवच की शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम हूं और यहां तक कि इसके आह्वान का समय भी घटाकर 5 सेकंड कर दिया है। 1 सेकंड छोटी प्रगति लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। 1 सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। अगले 10 दिनों में मैं बुलाने के समय को 3 सेकंड तक कम करने की योजना बना रहा हूं। यदि मैं घूमते हुए कवच के आह्वान के समय को 3 सेकंड तक कम करने में सक्षम हूं तो यह अफेरियन खंडहर में वास्तव में सहायक होगा, जहां हर कदम पर खतरा मौजूद है। 2 दिन पहले मुझे गिल्ड चुनौती का प्रयास करने के लिए अपना साप्ताहिक कोटा मिला और मैंने इसका उपयोग किया। कुछ प्रभावों के साथ गिल्ड चुनौती को प्रभावी ढंग से पूरा किया और जहां तक चौथी चुनौती की बात है, तो यह मेरी अपेक्षा से अधिक कठिन थी। मैंने सोचा था कि मेरी ताकत में वृद्धि के साथ मैं कम से कम 10 मिनट तक टिक पाऊंगा, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि मैं मुश्किल से 1 मिनट तक टिक पाया, और वो केवल इसलिए था क्योंकि मैंने चौथे चुनौतीकर्ता के हमलों से बचने के लिए अपने घुमावदार कवच की मदद से रॉकेट जंप लगाए थे। यदि ऐसा ना होता तो मैं कुछ ही सेकंड में परास्त हो जाता। चौथी चुनौती इतनी शक्तिशाली थी और इस कठिन पराजय के कारण मैं चौथी छोटी सफाई से गुजरने और उसी रात 29वीं मुहर बनाने में सक्षम हो गया। यह मेरे लिए सचमुच एक बड़ा आश्चर्य था, जिसने अगले दिन मेरी बहुत मदद की। क्योंकि हम 26 एलीट ग्रिम रेस राक्षसों की टीम के सामने आए थे, उस दिन मैंने सबसे तेज गति से किसी भी ब्रिगेडियर स्टेज राक्षसों को मार डाला था। न केवल सोफिया और रैना ने अपनी पूरी ताकत से राक्षसों को मार डाला, बल्कि हमें उन्हें तेजी से मारना था, क्योंकि अगर हम 20 सेकंड से अधिक देर से पहुंचते तो हम अपने 2 साथियों को मृत पाते। घर में भी कुछ अच्छा हुआ है। मेरे पिता के शोध पर किसी रहस्यमय संगठन की नजर पड़ी है और उन्होंने उन्हें नौकरी की पेशकश की है। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि किसी संगठन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले मैं उस संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लूं। जब मैंने कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे पास पर्याप्त पहुंच नहीं है। मुझे अपने पूर्व टीम लीडर से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि टीम लीडर के पास भी उस संगठन के बारे में जानने के लिए पर्याप्त पहुंच नहीं थी। लेकिन टीम लीडर ने मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि यह मेरे माता पिता से संबंधित था। उन्होंने मिड जोन में अपने दोस्त से इस बारे में पता लगाने को कहा। उस मित्र को इसके बारे में पता चला। उसने जो जानकारी दी वह बहुत छोटी थी, लेकिन वह छोटी सी जानकारी मुझे अंदर तक झकझोर देने के लिए पर्याप्त थी। प्रशिक्षक ने मुझे बताया कि जिस रहस्यमयी संगठन से मेरे पिता को नौकरी का प्रस्ताव मिला था, वह मध्य महाद्वीप का एक बहुत शक्तिशाली शोध संगठन है, जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं। हमारे महाद्वीप की भी अपनी शाखाएं हैं, जिनमें से एक राज्य की राजधानी में मौजूद है, जहां मेरे पिता काम करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वे 1 सप्ताह में राजधानी शहर में स्थानांतरित होने वाले हैं। मुझे उन्हें उस समय से बाहर जाते हुए देखकर थोड़ा दुख हुआ, जहां मैंने अपने जीवन के 6 साल बिताए और एलेन जैसी दोस्त बनाए। लेकिन यह अच्छा भी है, क्योंकि यह शहर उन शहरों की तरह सुरक्षित नहीं है, जहां बड़े बड़े पावरहाउस शहर पर हमला करने वाले किसी भी राक्षसी ज्वार से रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। और मेरे माता पिता राजधानी शहर में जा रहे हैं, जो पूरे गणराज्य में सबसे सुरक्षित शहर है। मेरे माता पिता अकेले नहीं थे जो शहर से बाहर चले गए। एलेन के माता पिता भी 2 महीने पहले राजधानी शहर में चले गए। वह चाहती थी कि मैं अपने माता पिता को बेहतर सुरक्षा के लिए राजधानी में ले जाऊं, और मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। पिछले 5 दिनों में हमने काफी ग्रिम जाति के राक्षसों का शिकार किया है।
न केवल वहां बहुत सारे एलीट ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम जाति के राक्षस थे, बल्कि सामान्य ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम जाति के राक्षस भी थे, जो मेरे सामने चिकन की तरह कमजोर थे। न केवल मैं उन्हें आसानी से मारने में सक्षम था, बल्कि लियो और राहेल भी अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ मिनट के भीतर उन्हें खत्म करने में सक्षम थे। शायद यही कारण है कि केवल 5 दिनों में मैंने 30,769 मन क्रिस्टल एकत्र किया था, जो वास्तव में एक बड़ी राशि थी जो वास्तव में मुझे कई तरीकों से मदद कर सकती थी। एकमात्र ग्रिम जाति का राक्षस जिसके साथ हमने लड़ाई नहीं की है, वह है 1 स्टार एलीट। जिस क्षेत्र में हम शिकार कर रहे हैं, वहां 1 स्टार एलीट को ढूंढना बहुत कठिन है। यदि हम थोड़ा और अंदर गए तो बहुत संभव है कि हम 1 स्टार एलीट के सामने आ जाएं। लेकिन फिलहाल हमारी इससे अधिक गहराई में जाने की कोई योजना नहीं है। हम तभी गहराई में जाएंगे जब हमारे 2 साथियों की ताकत में थोड़ा सुधार हो जाएगा। आज हमने शिकार से छुट्टी लेने का निर्णय लिया था। लगातार लड़ाई अच्छी नहीं है, इससे बहुत अधिक तनाव होता है और मन अशांत हो जाता है। व्यक्ति को शांत मन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से ग्रिम युद्ध क्षेत्र जैसे स्थान पर जहां व्यक्ति हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच नाचता रहता है। फ्री वेब नॉवल कॉम। आज मैंने कुछ भी न करने का निर्णय लिया है, न सर्वोच्च युद्ध व्यायाम का अभ्यास, न शरीर शुद्धिकरण तकनीक, न रक्त की बूंद से कुछ पढ़ना और न ही समझना। आज मैंने बस शहर के आश्चर्य का आनंद लेने का फैसला किया था। वहां कई आश्चर्यजनक चीजें हैं जिन्हें देखने का मुझे मौका नहीं मिला है। आज मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूं। क्या दिन था, मैंने सोचा और थककर बिस्तर पर लेट गया। अगर कोई सोचता है कि यह युद्धर चौकी है और इसका मौज मस्ती से कोई लेना देना नहीं है, तो वे पूरी तरह गलत हैं। इस चौकी में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर यह विश्वास हो जाता है कि यह कोई युद्धर चौकी नहीं, बल्कि किसी विकसित देश का महानगर है। इस चौकी में कई ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो गणतंत्र की राजधानी में भी नहीं है। रेस्तरां, मनोरंजन केंद्र और कई अन्य चीजें हैं जिन्हें देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन इन सभी में एक चीज समान है और वह है उनकी आसमान छूती कीमतें। हालांकि यहाँ कीमतें आसमान से भी ज्यादा हैं। अगर मैंने यहाँ आने के पहले दिन ये कीमतें देखी होती तो मैं निश्चित रूप से मौके पर ही बेहोश हो जाता, लेकिन अब ये उन हजारों मन क्रिस्टल की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। शहर का भ्रमण बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश नहीं हूँ। सबसे ज्यादा खुश तो एशलिन है जिसने आज जी भरकर खाया। आज मैंने उसे किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया था। वह जो भी खाना चाहती थी मैंने उसे वह परोस दिया, और शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए जैसे ही हम अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुए वह सो गई। अब मैं कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, बस एक लंबी अच्छी नींद लूंगा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से शिकार शुरू करूंगा। यह विचार करते हुए मैं फ्रेश हुआ और बिस्तर पर लेट गया। मैं जल्दी से सो नहीं गया जैसा कि मैं आमतौर पर सो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट के बाद सो गया, और जब मैं उठा तो भोर होने से पहले था और मुझे शरीर और मन दोनों में पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। जब से मैं इस ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आया हूँ, मुझे ऐसी भावनाएं कभी नहीं हुई थीं। जब से मैं यहाँ आया हूँ, पहले दिन से मैंने प्रशिक्षण या अभ्यास किया है या कुछ ऐसा किया है जो मेरी ताकत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस शहर का भ्रमण किया, तरह तरह की चीजें खाईं और फिल्म भी देखी। कई महीने हो गए थे जब मैंने एक फिल्म देखी थी और मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से फिल्म देखूंगा। 1 घंटे बाद मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और ट्विंस अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर चला। हमने तय किया था कि जो भी पहले तैयार हो जाएगा वह दूसरे की बिल्डिंग के सामने इंतजार करेगा। क्योंकि जुड़वां बच्चे इंतजार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर चला गया। मैं अभी 2 बजे का इंतजार ही कर रहा था कि मैंने देखा कि सोफिया और रेना अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गईं। कल कैसा रहा? मैंने पूछा, हालांकि मुझे पता था कि कल कैसा रहा। सोफिया ने कल दर्जनों तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे। स्पा सचमुच अद्भुत था। तुम्हें आना चाहिए था माइकल, यहाँ का स्पा घर से कहीं बेहतर है। कल की मालिश के बाद अब भी मैं आराम और शांति महसूस कर रही हूँ, सोफिया ने अपनी चमकती त्वचा को छूते हुए कहा। उसने मुझे कल स्पा में आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैंने कल के लिए अपनी योजना बना ली थी और पूरा दिन स्पा में बिताना मेरी आदत नहीं थी। यदि यह 1 या 2 घंटे का मामला होता तो मैं निश्चित रूप से सोफिया का निमंत्रण स्वीकार कर लेता, लेकिन सोफिया ने पूरा दिन बिताने की योजना बनाई थी और यह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हमारी टीम के अन्य 2 सदस्यों ने खुशी खुशी स्पा के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था।
लियो और रेचल जुड़वा बच्चों के साथ स्पा ट्रिप पर गए थे और तस्वीरों और वीडियो से मैंने देखा कि उन्हें काफी मजा आया। विशेष रूप से लियो, ऐसा लग रहा था कि वह फेशियल और मसाज से बहुत अधिक आनंद ले रहा था। जल्द ही हम चौकी के गेट पर पहुंच गए और अपने साथियों के लिए हमेशा की तरह कोने में इंतजार करने लगे। हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और 15 मिनट के भीतर ही दोनों आ गए। उनके आने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की। शहर के फाटक पार करने के कुछ मिनट बाद मैंने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी गति बढ़ा दी थी, बल्कि मैंने अपनी आकाश में चलने की कला में बदलाव कर लिया था। अब तक मैं जिस स्काई वॉकिंग कौशल का उपयोग कर रहा था वह निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल था, लेकिन कल से पहले मैंने इस मध्य स्तरीय स्काई वॉकिंग कौशल का अध्ययन पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और अब मैंने इसे आजमाने का निर्णय लिया था। वर्तमान में मेरे पास केवल 2 मध्य स्तरीय नाइट कौशल हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। पहला है स्ट्रेंथ प्रकार जिसका नाम है जायंट स्ट्रेंथ और दूसरा है स्काईवॉकिंग कौशल जिसका नाम है सोअरिंग लीप्स। मैंने इसे अपना दूसरा मिड लेवल नाइट ग्रेड कौशल चुना था क्योंकि इसका अध्ययन करना आसान था। ये स्काईवॉकिंग कौशल और पिछला स्काईवॉकिंग कौशल जो मैंने इस्तेमाल किया था वे उसी पीक लेवल नाइट ग्रेड से वॉकिंग कौशल से प्राप्त हुए थे और यही कारण था कि मैं इसे 10 दिनों से भी कम समय में पूरी तरह से अध्ययन करने में सक्षम था। चूंकि मैंने अपना स्काईवॉकिंग कौशल सक्रिय कर लिया था, मेरी चाल थोड़ी अस्थिर थी क्योंकि यह मेरा पहली बार था। इसे नियंत्रित करना कठिन था, लेकिन समय बीतने के साथ मुझे इसकी आदत पड़ने लगी और मैं अपेक्षाकृत खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। क्या तुम अपना नया स्काईवॉकिंग कौशल आजमा रहे हो? सोफिया ने पूछा जब मैंने देखा कि मुझे कौशल पर अपेक्षाकृत नियंत्रण मिल गया है। हाँ, मैंने कौशल का उपयोग करने का सही तरीका खोजने के लिए कौशल में फेरबदल करते हुए कहा। तुमने बहुत जल्दी नियंत्रण पा लिया, एक बार भी चूके बिना, सोफिया ने कहा और उसी क्षण मैंने अपनी क्षमता से अधिक दबाव डाला और आसमान से नीचे गिरने लगी। लानत है, मैंने जोर से कोसा क्योंकि मैं जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर स्थिर हो पाया था। अगर मैं थोड़ी देर से पहुंचता तो मेरी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाती, भले ही मैं जल्दबाजी में रेचेल द्वारा बनाए गए एयर कुशन पर गिर जाता। धन्यवाद, मैंने रेचेल से कहा और फिर गुस्से से सोफिया को घूरने लगा। अगर यह बड़बोला आदमी जमीन पर गिरने का जिक्र नहीं करता तो मैं अपना ध्यान खो देता और लगभग जमीन पर गिर जाता। हमने अपनी यात्रा जारी रखी और लगभग 1 घंटे बाद हम ब्लैक ग्रास प्रेयरी के किनारे पर पहुंचकर रुक गए। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी शिकार की गति काफी तेज हो जाएगी क्योंकि आप एलीट ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम राक्षस को मारने में सक्षम हो गए हैं। यह एक तथ्य है कि हमारे 2 साथी हम तीनों की तुलना में थोड़े कमजोर हैं और इस वजह से प्रत्येक लड़ाई में जितना समय लगना चाहिए था उससे अधिक समय लगता था, लेकिन अब वे एलीट ब्रिगेडियर चरण को मारने में सक्षम हो गए हैं। हम पहले की तुलना में बहुत तेजी से शिकार करने में सक्षम होंगे। ब्लैक ग्रास प्रेयरी में करीब 25 मिनट चलने के बाद हम रुक गए क्योंकि रैना को आगे राक्षस का आभास हो गया था। हमेशा की तरह मैंने उससे पहले ही भांप लिया था लेकिन चुप रहा। जल्द ही हमने अपने आगे के 11 राक्षसों का शिकार करने के लिए विमान पर चर्चा की और योजना पर चर्चा करने के बाद हमने 11 अभिजात ब्रिगेडियर चरण राक्षसों पर हमला किया। 3-3 राक्षस लड़ रहे हैं जबकि अन्य 2 राक्षसों से राहेल और लियो लड़ रहे हैं। 55 मिनट में लड़ाई खत्म हो गई। हम तीनों ने 15 मिनट में अपनी लड़ाई खत्म कर ली, जबकि हमारे 2 नए साथियों ने अतिरिक्त आधा घंटा लिया। उनसे मैना कोर प्राप्त करने के बाद हम शिकार के लिए नए लक्ष्यों की खोज में आगे बढ़ते हैं।